ओम श्री गणेशाय नमः। वेलकम मेरे स्वीट स्वीट डायनामिक बच्चों। वाई आई हैव यूज दिस डायनामिक। अब डायनामिक का भी रोल क्या है आज देखना है। टुडेस टॉपिक इज स्टोमक। ऑलरेडी वी हैव डिस्कवर्ड अबाउट so many things, buccal cavity, tooth, tongue, salivary gland, pharynx, and in the last video we have discussed about the esophagus. This is the esophagus. And next today is your incredible stomach. ये bottle, ये आपके आज stomach को feel कराएगा. Now inside this, ये क्या है? एक muscular hollow bag और sac like structure है ना, जे शेप्ड, एनसीईआरटी लाइन जे शेप्ड रहता है, हॉलो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये, और इसके अंदर में हॉलो ल्यूमेन है जहाँ पे डाइजेशन होता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, एक एक करके पढ़ने वाले हम लोग। एंड इट इज़ कवर्ड बाय मेनी टिश्यूज है ना, एंड फॉर्मिंग 4 बेसिक लेयर्स। वो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियोस। आई विल गिव ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे देखो ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ द टिश्यू। इसोफेगस यहाँ पे आया, इसोफेगस, और पियर्सिंग ए डायफ्राम। डायफ्राम कौन सा था? यहाँ पे एक मस्कुलर बैंड था है ना, विच वॉज सेपरेटिंग योर थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। सो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जैसे ही इसोफेगस एंटर किया, यहाँ पे इसका एक रिंग जैसा मसल का देखो, एक मस्कुलर रिंग यहाँ पे अंदर की तरफ, इसके अंदर की तरफ रहता है, राइट, इसके अंदर की तरफ यहाँ पे रहता है। ये स्क्वीज होता है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, एंड इट गाइड्स द फूड बोलस विच passes थ्रू द इसोफेगस एंड एंटर्स इनटू द स्टोमक, राइट। तो ये इसका नाम क्या था? ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंक्टर, दिस वन, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंक्टर। अगर इसका कंट्रैक्शन में प्रॉब्लम आता था तो कौन सा डिजीज था? एक्लेशिया कार्डिया, या फिर GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। इट इज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। लेकिन अगर रिलैक्सेशन में इसका प्रॉब्लम होता था तो एक्लेशिया कार्डिया। प्लीज रेफर द प्रीवियस वीडियो, इसोफेगस। अब देखो ये जो स्पिंक्टर स्क्वीज होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होता है, फूड को पास करता है। नाउ दिस इज योर स्टोमक। अब स्टोमक यहां से स्टार्ट हुआ, ये जे शेप्ड है, अराउंड 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, हॉलो है ना, मस्कुलर मसल का लेयर्स हैं यहाँ पे, और ये बैग और सैक लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन जब ये खाली एम्प्टी स्टोमक रहता है, इसका अंदर का लेयर है ना, म्यूकोसल लेयर, उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल ऐसा लंबाई में फोल्डिंग्स रहते हैं। अभी आगे दिखाऊंगा, दैट इज कॉल्ड रुगे, इट इज अ टेम्पररी वन। एनीवे, लेट अस सी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टोमक। ये स्टोमक का अगर मैं डिफरेंट लेयर्स निकाल दूं, व्हाट आर द लेयर्स? अभी पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी इसके बाद। ऊपर वाली पार्ट जस्ट बिलो द इसोफेगस, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक विच वी कॉल्ड कार्डियक स्टोमक, कार्डियक पार्ट। उसके बाद टूवर्ड्स द लेफ्ट द बल्जिंग एरिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? फंडस। ये है फंडस। नेक्स्ट सबसे बड़ा वाला मिडल पार्ट, दिस इज कॉल्ड कॉर्पस और द बॉडी, है ना। अगर यहाँ पे आपका कार्डियक हुआ, यहाँ पे फंडस, एंड द मिडल पार्ट इट इज नोन एज कॉर्पस। नेक्स्ट डाउन द लाइन यहाँ पे ये नैरो पार्ट आपका हो जाएगा पाइलोरस, दिस वन इज योर पाइलोरस, ठीक है। पाइलोरस में आगे की तरफ मतलब एंटीरियर पार्ट इज पाइलोरिक एंट्रम, यहाँ पे थोड़ा वाइडेंड है, एंड नेक्स्ट नैरो पार्ट, दिस नैरो कैनल पार्ट इज नोन एज पाइलोरिक कैनल। और यहाँ पे अगेन वन मोर ओपनिंग, देखो ऊपर में एक ओपनिंग था क्या? इसमें इसको कार्डियक ओपनिंग बोलते थे, क्योंकि इस जगह पे आपको हमारा हार्ट मिलता है, दैट इज वाई कार्डियक ओपनिंग, और गैस्ट्रोइसोफेजियल ओपनिंग बोल सकते हो। यहाँ पे नीचे दिस ओपनिंग इज नोन एज पाइलोरिक ओपनिंग, एंड हियर अगेन वी आर गोइंग टू गेट व्हाट? वन मोर स्पिंक्टर। यहाँ पे जो स्पिंक्टर आपको यहाँ पे मिला था, यहाँ पे भी एक यहाँ पे स्पिंक्टर मिलने वाला है। व्हाट एग्जैक्टली द स्पिंक्टर इज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये सर्कुलर मसल का एक थिक रिंग जैसा स्ट्रक्चर रहता है, ये ल्यूमेन को नैरो कर देता है ताकि फूड को पैसेज करने में इसको रेगुलेट कर सके, है ना। यहाँ पे जब खाना डाइजेशन होता है तो स्लोली इट रिलीजेस इनटू द ड्यूडेनम। नेक्स्ट इज यू शेप ड्यूडेनम,
पाइलोरिक एंड लीड्स टू डियोडेनम। ये इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे हम लोग आगे आगे जाके, अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अब डिफरेंट पार्ट्स हमने देख लिया, कार्डियक, फंडस, कॉर्पस ऑफ द बॉडी, पाइलोरस, पाइलोरस हैज हैविंग pyloric antrum anteriorly and posteriorly pyloric canal. These are the different body parts, right? Stomach का part. अब देखते हैं इसका हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब क्या? स्टडी ऑफ टिश्यू, राइट? अगर ये स्टोमक है, इसके अंदर में हॉलो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन, और ये जो लेयर है अंदर का लेयर आपका, ये अंदर का लेयर क्या होता था? म्यूकोसा। और उसके ऊपर कौन सा लेयर आता था? उसके ऊपर कौन सा लेयर आता था? सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा के बाद क्या आता था? सबम्यूकोसा के बाद मस्क्यूलरिस, मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, क्योंकि और एक मसल का लेयर रहता था कहां पे? म्यूकोसा में, मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। एक एक करके देखने वाले हैं। एंड फाइनल, द आउटर वन, द फाइनल आउटर मोस्ट लेयर इज सेरोसा। लेट अस हैव दिस ऑन द बोर्ड। यहां पे देखो, बाहर का जो लेयर है, बाहर का जो लेयर है वो आपका सेरोसा, देख पा रहे हो यहां पे? दिस इज व्हाट आपके सेरोसा। ये जो लेयर है, ये वाली लेयर, ये है सेरोसा। इसमें आपको देखो बाहर वाला एक पतला सा लेयर मिल रहा है आपको, यहाँ पे सेल्स लगे हुए हैं लेयर में। दिस इज एपिथेलियल लेयर, दिस इज एपिथेलियल लेयर। स्क्वैमस एपिथेलियम का बना हुआ रहता है, रिमेंबर इट्स इंपॉर्टेंट, स्क्वैमस एपिथेलियम। उसके नीचे एक स्मॉल क्या है? एक छोटा सा लेयर ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ना, दोनों मिलके ये बन गया आपका सेरोसा। इट्स एक्चुअली व्हाट? इट्स ए कनेक्शन ऑफ विसरल पेरिटोनियम। तो विसरल पेरिटोनियम यहाँ पे इसका लेयर जो है ना बाहर का, हम लोग देख रहे हैं अभी, ये कंटिन्यूएशन है। सो दैट इज व्हाट इट्स फॉर्मिंग द सेरोसा। और बाहर में यहाँ पे देखो, स्टोमक के बाहर में यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है सम फैटी टिश्यू, फैट का, लिपिड फैटी टिश्यूज प्लस लिम्फेटिक टिश्यू। यहाँ पे अंदर की तरफ भी देखो, ये स्टोमक का बाहर, सेरोसा के बाहर ये जमा हुआ है। एंड this peritoneum plus this fatty and lymphatic tissue, they form omentum. This is called omentum, pretty important. यहाँ पे देखो स्टोमक एक ग्रेटर कर्वेचर है, कर्व है, यहाँ पे लेसर कर्वेचर है, यहाँ पे क्या होगा? लेसर ओमेंटम, यहाँ पे ग्रेटर ओमेंटम, राइट? सो बाहर से अंदर हम लोग अगर जा रहे हैं स्टोमक का, क्या मिला हमें? ओमेंटम मिला, सेरोसा मिला। नेक्स्ट टू दैट 4 बेसिक लेयर क्या होता है? बाहर से अगर अंदर जाएंगे हम लोग, नंबर 1 सेरोसा खत्म हुआ। नेक्स्ट क्या है? मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना या मस्क्यूलोसा। उसमें 3 लेयर आता है। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल मसल, ये है लॉन्गिट्यूडनल मसल। यहाँ पे देखो मैंने डॉटर दिखाया है, क्योंकि अगर ऐसा मसल है लॉन्गिट्यूडनल, अगर ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो क्या होगा? ऐसा राउंड राउंड दिखेगा। सो दैट इज वाई ये मैंने डॉटर दिखाया हुआ है राउंड राउंड। ये है लॉन्गिट्यूडनल मसल का लेयर, यहाँ पे इज दिस एरिया, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मसल। उसके नीचे सर्कुलर मसल, देखो सर्कुलर मसल, यहाँ पे सर्कुलर फैशन में मसल्स लगे हुए हैं, मसल फाइबर्स। अब ये दोनों लेयर का बीच में देखो, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है मायोएंटेरिक प्लेक्सस, ये इसोफेगस में भी हमने डिस्कस किया हुआ था। सो मायोएंटेरिक प्लेक्सस इज ऑल्सो नोन एज एयर बैच प्लेक्सस। What exactly this plexus is? It's a network of nerve. नर्व जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके नेटवर्क जाल की तरह, देखो रिंग की तरह बनाया हुआ है। यहाँ पे रेड कलर में है ना, रेड कलर में हमने दिखाया हुआ है यहाँ पे मायोएंटेरिक प्लेक्सस और एयर बैच प्लेक्सस। क्यों? मायो स्टैंड्स फॉर मसल और लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल का बीच में ये पूरा रिंग जैसा देखो यहाँ पे मायोएंटेरिक प्लेक्सस है। ये किसका ब्रांच है? आपके नर्वस सिस्टम जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का सब कनेक्शन लगता है, नर्वस सिग्नल से ही सब कुछ काम चलता है। एंड प्लस एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम्स रहते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ब्रेन आप पढ़ोगे, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ोगे है ना, और उसमें नर्वस सिस्टम जो पढ़ेंगे हम लोग, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें फिर ऑटोनिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 आते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। जैसे दिन के साथ रात होता है, सुख के साथ दुख होता है, हेड के साथ टेल होता है, वैसे पैरासिम्पैथेटिक के साथ सिम्पैथेटिक होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? क्रैनियोसैक्रल,
अब 12 पेयर्स ब्रेन से निकला हुआ रहता है क्रैनियल नर्व्स, है ना। 10th क्रैनियल नर्व वैगस नर्व, उसका जो ब्रांचिंग है यहाँ पे लगा हुआ है। हमने इसोफेगस, फैरिंग्स, टंग, टूथ हर जगह पे देखा था इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होते हैं, राइट। तो पैरासिम्पैथेटिक, वैसे सिंपैथेटिक क्या होता है, थोरैकोलिम्बर, मतलब थोरैक्स एरिया में जो स्पाइनल कॉर्ड का स्पाइनल नर्व 31 पेयर निकले हुए हैं, वहाँ पे थोरेसिक रीजन T1, T2, T3 लाइक T12 तक, और लंबर रीजन L1, L2, L5 तक रहता है। जो लंबर रीजन और थोरेसिक रीजन से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम निकलते हैं, और उन्हीं का ही ब्रांचेस यहाँ पे माइंट्रिक प्लेक्सस बनाया है। ये माइंट्रिक प्लेक्सस अंदर की तरफ फिर जाके यहाँ सब म्यूकोसा में और एक देखो यहाँ पे लेयर बनाया है ना, दैट इज कॉल्ड मिजनर प्लेक्सस। सो अभी क्या देखा हमने, लॉन्गिट्यूडनल मसल, फिर सर्कुलर मसल इन बिटवीन माइंट्रिक प्लेक्सस, उसके नीचे देखो एक यहाँ पे एक सेपरेट एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका स्टोमक का, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। ओब्लिक मसल, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, इट हेल्प्स इन द चर्निंग ऑफ द फूड, मिक्सिंग ऑफ द फूड इनसाइड द स्टोमक, है ना। ये ओब्लिक मसल्स, ये 3 मसल यहाँ पे ही मिलता है। ओब्लिक मसल सिर्फ एंड सिर्फ स्टोमक में मिलता है और दूसरी जगह पे एलिमेंट्री कैनाल में नहीं मिलता है। इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टोमक, रिमेंबर। तो ये तीनों मसल मिला के, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक मसल्स मिला के हमारा मस्कुलरिस एक्सटर्ना खत्म हुआ। नेक्स्ट डाउन द लाइन हियर दिस एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली एरिया हमारा सब म्यूकोसा है। एंड सब म्यूकोसा मतलब क्या, म्यूकोसा का नीचे सब म्यूकोसा, क्योंकि अंदर का लेयर जो है म्यूकोसा, तो उसके नीचे आया सब म्यूकोसा। इट इज रिच इन नर्व्स, नर्व फाइबर्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक्स, लिम्फ वेसल्स, ये सब भरे हुए हैं यहाँ पे सब म्यूकोसा, और इसका ब्रांचिंग डाउन द लाइन म्यूकोसा में गए हैं। सब म्यूकोसा में यहाँ पे आपको मिलेंगे मिजनर प्लेक्सस, अगेन ये जो माइंट्रिक प्लेक्सस का ही ब्रांचिंग निकल के और एक रिंग जैसा नर्व का नेटवर्क बना हुआ है, देख रहे हो रेड में यहाँ पे। सो दिस इज कॉल्ड मिजनर प्लेक्सस, नर्व्स का नेटवर्क। मस्कुलरिस म्यूकोसा, उसके नीचे ये वाली लेयर जो है मस्कुलरिस म्यूकोसा, ये मसल का स्मूथ मसल्स का बना हुआ रहता है मस्कुलरिस म्यूकोसा। उसके नीचे फिर अगेन देखो ये जो जोन है यहाँ पे, ये पूरा ये वाला व्हाइटिश जोन है, दिस इज कॉल्ड लैमिना प्रोप्रिया, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू, राइट, एंड इट्स हैविंग स्मॉल फाइनर ब्रांचेस ऑफ द लिम्फेटिक्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स। फाइनली वी हैव द म्यूकोसल एपिथेलियम। यहाँ पे देखो छोटे छोटे सेल्स, पूरा लेयर जैसा बना हुआ है यहाँ पे, है ना। ये एपिथेलियल लेयर है, सबसे इनर मोस्ट म्यूकोसल एपिथेलियम, एंड इट इज कॉलमनर इन नेचर। कौन सा एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और अंदर में जो हॉलो स्पेस है दैट इज ल्यूमेन। अब देखो ये स्टोमक है, अगर इसका मैं डिफरेंट लेयर्स निकाल दूं, देखो ये आपकी क्या है, इनर ल्यूमेन है, ये आपके इनर ल्यूमेन है, ठीक है, हॉलो स्पेस है। और उसके चारों तरफ क्या है हमारा, ये वाली म्यूकोसा, है ना। म्यूकोसा का फिर इनर मोस्ट अगर मैं दिखाऊं, यहां पे जैसे देखा था हमने, इनर मोस्ट लेयर क्या था आपका, इनर मोस्ट एपिथेलियम। ये एपिथेलियल लेयर है और इसमें छोटे छोटे जो सेल्स है लगे हुए हैं लेयर के जैसे, ठीक है। उसके चारों तरफ हमारा जो ये जो स्पेस आप देख रहे हो, ये है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि लैमिना प्रोप्रिया यहाँ पे है ना, लैमिना प्रोप्रिया, ये वाली लेयर लैमिना प्रोप्रिया, ये हो गया एपिथेलियल लेयर, है ना। और ये अगर मसल मान लेंगे तो स्मूथ मसल्स का मस्कुलरिस म्यूकोसा। सो तीनों लेयर, मतलब यहाँ पे लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस म्यूकोसा और एपिथेलियम, म्यूकोसल एपिथेलियम, तीनों मिला के हो गया म्यूकोसा। सो एपिथेलियम जो है इनर लेयर, देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो छोटे छोटे सेल्स हैं आप लाइन में लगे हुए हैं, ये लैमिना प्रोप्रिया के तरफ, मतलब इस तरफ लैमिना प्रोप्रिया के तरफ फोल्डेड है, जैसे अभी मैं दिखाऊं, ऐसा फोल्डेड है, ऐसा फोल्डेड है। ये तो अगर यहाँ पे ऐसे गया हुआ है, देखो
ये अंदर की तरफ, लैमिना प्रोप्रिया की तरफ, लैमिना प्रोप्रिया, ये जो लैमिना प्रोप्रिया है इसकी तरफ ये मुड़ा हुआ है, ऐसा फोल्डेड है। इनवैजिनेशन, इनवैजिनेशन, इन फोल्डिंग आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पिट आ रहा है, एक हॉलो स्पेस आ रहा है ना। यहाँ पे दिखा सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे ये जो पिट आ रहा है, यहाँ पे पिट आ रहा है, यहाँ पे पिट आ रहा है। तो ये जो हॉलो स्पेस है, पिट, यहाँ पे इस जगह पे अगर ऊपर से देखेंगे तो स्मॉल स्मॉल खड्डा जैसा, ग्रुप जैसा रहता है, पिट, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट। अगर इसको मैं बड़ा करके दिखाऊं, यहाँ पे देखो, जस्ट लुक दिस, ये सरफेस है, ये सरफेस ऑफ एपिथेलियम, ये एपिथेलियल सरफेस है, ये एपिथेलियल सरफेस है, देखो। फिर यहाँ पे जो ग्रुप बना, यहाँ पे हॉलो स्पेस बना, इसको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रिक पिट। अंदर के तरफ, इसका अंदर की तरफ देखो, यहाँ पे लेयर ऑफ सेल्स गए हुए हैं, देखो लेयर ऑफ सेल्स गए हैं, लेयर्स ऑफ सेल्स गए हुए हैं, दिस आर कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स, है ना, कॉलमनर एपिथेलियम अंदर की तरफ गया हुआ है। तो और एक ट्यूब जैसा बन गया, ये ट्यूब जैसे बन गया, एंड दिस इज नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये जो आपका यहाँ पे ट्यूब जैसा बना, ये हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस जगह पे इसका नेक आ गया, जो स्ट्रेट पार्ट है इसको बोलते हैं इस्थमस, इसको सरफेस बोलते हैं, है ना, और ऊपर में गैस्ट्रिक पीट। सो गैस्ट्रिक पीट लीड्स टू ए tubular structure that is called as gastric gland or tubular gland. So gastric gland is what? Tubular in nature, coiled, branched, है ना, ये रहता है ऐसा, coiled branched रहता है। कभी कभी क्या रहता है, यहाँ फंडिक रीजन में ये simply tubular रहता है, याद रखना, इट्स इंपॉर्टेंट। तो अगर ये ग्लैंड, ये जो म्यूकोसल ग्लैंड मिला हमें, अगर कार्डियक रीजन में मिला तो कार्डियक ग्लैंड, अगर ये फंडस रीजन में मिला तो फंडिक ग्लैंड। फंडिक ग्लैंड को ऑक्सेंटिक ग्लैंड भी क्यों बोलते हैं, आगे देखने वाले हैं। और बॉडी कॉर्पस में मिलते हैं तो भी फंडिक ग्लैंड, और नीचे पाइलोरिक रीजन में मिलेंगे तो पाइलोरिक ग्लैंड। सो दिस इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। कभी कभी रहता है ट्यूबुलर सिंपल, कभी कभी ट्यूबुलर सिंपल कॉइल्ड ब्रांच्ड रहता है। मोस्टली इन द पाइलोरिक रीजन दे आर ब्रांच्ड, ठीक है, और फंडिक कॉर्पस रीजन में सिंपल ट्यूबुलर रहते हैं। सो कार्डियक ग्लैंड, फंडस एंड कॉर्पस में भी वही फंडिक ग्लैंड रेफर किया जाता है। क्यों, अभी इसके लॉजिक देखने वाले हैं। देखो पहले देख लेते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ये जो एपिथेलियल सेल है ये मॉडिफाइड है एंड दे फॉर्म द एंडोक्राइन सिस्टम। नाउ द ग्लैंड मे बी एक्सोक्राइन और मे बी एंडोक्राइन इन नेचर। क्लियर? क्यों? सम ऑफ द सेल्स दे सीक्रेट इनटू द ल्यूमेन। देखो यहाँ पे जो सेल्स हैं ये डायरेक्टली ल्यूमेन में अगर अंदर की तरफ एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं तो इसको एक्सोक्राइन बोलेंगे। और कभी कभी क्या करते हैं ये सेल्स, दे आर मॉडिफाइड टू फॉर्म एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन मीन्स एंडो मतलब अंदर, और क्राइन मतलब सेपरेट सब। इसका जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कुछ मॉडिफाइड सेल्स हैं जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और वो हार्मोन क्या होता है, देखो यहाँ पे सीक्रेट हुआ तो अंदर ल्यूमेन में सीक्रेट नहीं होता है। इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, ये पीछे की तरफ जाता है, मतलब लैमिना प्रोप्रिया अंदर की तरफ। देखो यहां से अगर सीक्रेट हुआ ल्यूमेन में, अगर सीक्रेट हुआ अंदर की तरफ तो एंजाइम्स एक्सोक्राइन। अगर नीचे ब्लड वेसल्स में, ब्लड में सीक्रेट होगा तो एंडोक्राइन। ब्लड में जाके फिर दूसरे और म्यूकोसल सेल को स्टिमुलेट करेंगे और उसका सिक्रेशन कराएंगे। सो इट विल बी सिक्रेटेड बैक इनटू द लैमिना प्रोप्रिया। वहां पे ब्लड्स में आएंगे, ब्लड में आके फिर दूसरे टारगेट सेल में एक्ट करेंगे, एंडोक्राइन। सो बोथ एक्सोक्राइन एंडोक्राइन इन नेचर, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्लियर? अभी देख लेते हैं डिफरेंट सेल्स और द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। सरफेस में देखो जो सेल्स हैं ये सब है सरफेस म्यूकोसल सेल, बिकॉज दिस सेल्स आर ऑल्सो नोन एज फोब्युलर सेल। दिस सीक्रेट म्यूकस। म्यूकस क्या है, ये एक आपका ग्लाइकोप्रोटीन का जो होता है सब्सटेंस है ना, म्यूसिन, और along with the water and electrolytes it forms a thick alkaline gel like secretion that is called mucus. तो mucus secrete करता है तो mucosal cells है ना, and it also present in the isthmus and neck region. So neck में भी हम लोग बोलते हैं mucosal cells, mucus secreting cells, ठीक है।
अब म्यूकस 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 इतना क्यों रहता है? क्योंकि देखो, अगर इंटरनल लेयरिंग जो रहता है, इंटरनल, ये हॉलो ल्यूमेन है, यहाँ पे जब एसिड सिक्रेशन होगा तो इसको ना डैमेज कर देगा। उसके लिए अगर म्यूकोसा से अगर म्यूकस सिक्रेट होंगे तो म्यूकस का एक जेली लेयर यहाँ पे पूरा भरा रहेगा ताकि एसिड डिस्ट्रॉय ना कर सके और सिर्फ फूड को डाइजेस्ट करे, है ना। म्यूकस का बहुत इंपॉर्टेंस है, इट प्रोटेक्ट द म्यूकोसल लाइनिंग, म्यूकोसल इपिथेलियम। ठीक है, नेक्स्ट डाउन द लाइन देखो यहाँ पे जो सेल्स हैं ट्यूबल के अंदर में, अभी देखो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं। जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे मिलेगा आपको पेराइटल सेल। पेराइटल सेल, ये पेराइटल सेल क्या करता है? पेराइटल सेल आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन करता है, इसका अंदर नहीं होता है एक्चुअली। पेराइटल सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड अंदर से बना के रिलीज नहीं करता है। एक्चुअली क्या करता है, ये सपोज पेराइटल सेल है, इट सिक्रेट्स H+ आयन इनटू द ल्यूमेन, अगेन क्लोराइड आयन इनटू द ल्यूमेन, H+Cl- आयन ये हॉलो ल्यूमेन में मिक्स हो जाते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे इसका मैकेनिज्म। नेक्स्ट, चिफ सेल। देखो याद रखना, पेराइटल सेल इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सेंटिक सेल और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करता है। नेक्स्ट, चिफ सेल। डाउन द लाइन we will see some other cells, modified cell, they are called chief cell, CHIEF, और इसको हम लोग बोलते हैं जाइमोजेनिक सेल, जाइमोजेनिक सेल या फिर पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल। और इसका सिक्रेशन क्या होता है? इसका सिक्रेशन आपका पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन एक प्रो एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम है, बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलके ये एक्टिव हो जाता है और उसको हम लोग पेप्सिन बोलते हैं, जो कि बाद में यहाँ पे डाइजेशन में हेल्प करेगा। आगे आगे आएंगे इसका। तो इसके और भी सिक्रेशन होते हैं चिफ सेल में आपके, जैसे गैस्ट्रिक लाइपेज विच इज माइल्ड इन नेचर, नॉट प्रॉपरली एक्टिव बिकॉज इट नीड्स अ pH 3 to 5 अराउंड, बट एसिडिक pH 1.2 to 2.5 रहता है। इसका आगे आगे आएंगे, जिक्र करेंगे। तो और एक क्या एंजाइम है? प्रोरेनिन। सो प्रोरेनिन, पेप्सिनोजेन, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये तीनों सिक्रेशंस आपके चिफ सेल या फिर जाइमोजेनिक सेल से आता है। नीचे फिर बेस में आप देखोगे यहाँ पे कुछ सेल्स मिलते हैं, जैसे आपका इसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, अर्जेंटाफिन सेल। लेट मी राइट हियर, अर्जेंटाफिन सेल, या फिर इसको बोलते हैं एंडोक्राइन सेल। एंडोक्राइन सेल है, ये एंडोक्राइन सेल है बिकॉज दिस सीक्रेट हार्मोन्स। इसका दूसरा नाम है अर्जेंटाफिन सेल, या फिर इसको ना और एक नाम से जाना जाता है, एप्यूड सेल। याद रखना, APUD, एप्यूड सेल। क्यों इसको एप्यूड सेल बोला जाता है? एमीन प्रिकर्सर अपटेक डीकार्बोक्सिलेशन सेल। अब होता क्या है, हमारा जो फूड में हम लोग लेते हैं डिफरेंट अमीनो एसिड्स कंटेन फूड, उसमें क्या होता है, इसमें ना जो बनेंगे जो हार्मोन्स जैसे हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, है ना, इसके एमाइन ग्रुप NH2 जो ग्रुप रहता है ये बनना पड़ेगा, और जब कार्बोक्सिलिक एंड रहता है, COH ग्रुप रहता है, वहाँ से CO2 रिमूव होता है। ये केमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे डिटेल जानोगे। तो अभी तो आपको आगे आगे MBBS में बहुत कुछ जानना है, समझना है। तो COO यानी COH रहता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, और वहाँ पे एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप लगता है, तो इस तरह से एमीन बनते हैं। तो ये सेल यही काम करता है और ये हार्मोन्स बनाता है। तो अर्जेंटाफिन सेल, एंटेरोएंडोक्राइन सेल या फिर एप्यूड सेल, जो भी बोलो, इनके फिर वेराइटीज हैं। यहाँ पे स्टोमक में एक मिलता है आपका G सेल, एक मिलता है D सेल, एक मिलता है ECL सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। G स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रिन रिलीजिंग सेल, यहां से एक हार्मोन निकलता है गैस्ट्रिन। D सेल डेल्टा सेल, यहां से निकलता है सोमैटोस्टैटिन। इसके बाद मैं आऊंगा, इसका एक एक मैकेनिज्म बताऊंगा। ECL एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल, है ना, इसको कुल्चित्स्काय सेल भी बोलते हैं, कुल्चित्स्काय सेल भी बोला जाता है। कौन सा? एंटेरोक्रोमैफिन सेल। और यहां से क्या निकलता है? यहां से दो निकलते हैं न्यूरो हार्मोन्स, हिस्टामाइन
सेरोटोनिन, दो इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से ये निकलते हैं। ये फिर कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे इसका जो सिक्रेशन करते हैं ये सेल से, देखो ये जो हिस्टामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, डी सेल से सोमैटोस्टैटिन हो गया, जी सेल से गैस्ट्रिन सिक्रेशन हो गया, ये ल्यूमेन में, यहाँ पे जो ट्यूबल का ल्यूमेन में सिक्रेट नहीं होता है, ट्यूबल का ल्यूमेन में नहीं सिक्रेट होता, वो बैक साइड आता है, लैमिना प्रोप्रिया बैक साइड, यहाँ से देखो बैक साइड आता है, ब्लड में आता है, ब्लड में आके डिफरेंट सेल पे फिर एक्ट करता है। ये रिमेंबर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक सवाल है पैराइटल सेल, चिफ सेल, ये लोग क्या करते हैं, जो पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये ल्यूमेन में, यहाँ पे जो ट्यूबुलर ल्यूमेन में, ट्यूबुलर ल्यूमेन से फिर पीट दे के यहाँ से अगर सिक्रेट हुआ तो यहाँ से होके ल्यूमेन तक पहुँच जाएगा, राइट। सो वी हैव सीन द गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, जो म्यूकोसल एपिथेलियम है उसी का ही इन्वेजिनेशन इनटू द लैमिना प्रोप्रिया, है ना, यही तो बना था। और इसके जितने सारे एपिथेलियल सेल्स थे वो मॉडिफाइड होकर डिफरेंट सेल्स बनाते थे, म्यूकोस सेल्स या फिर फॉब्युलर सेल, जो कि म्यूकस सीक्रेट कर रहा था, राइट। देन सम अदर सेल्स लाइक अर्जेंटाफिन सेल या एंडोक्राइन सेल्स, उसमें हमने देखा था डी सेल, जी सेल, है ना, ईसीएल, एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल या फिर कल्चेस्काई सेल। इसमें से फिर सिक्रेशन देखा था हमने, सोमैटोस्टैटिन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, ये सब अभी देखना है पूरा टोटल मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है। एनीवे, अब इसको ना कितने सेगमेंट में पढ़ना है, इसका जो सिक्रेशन यानी इसके अंदर जो सिंथेसिस होता है ये हार्मोन्स या एंजाइम्स, और उसका रिलीज होता है, और फिर ये क्या करता है, स्टोमक के अंदर जब फूड आता है तो फूड को डाइजेस्ट करता है। तो डाइजेशन देखना है, केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है, पेरिस्टालसिस होता है, चर्निंग ऑफ फूड होता है, और केमिकल डाइजेशन में ये एंजाइम्स, हार्मोन्स कैसे काम करते हैं वो देखना है। एंड फाइनली एब्जॉर्प्शन, जो फूड डाइजेस्टेड होने के बाद, ये तो कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता, ड्यूडेनम में फिर जाता है, इलियम में होता है, लेकिन कुछ चीज़ें एब्जॉर्प्शंस होते हैं। सो तीनों स्टेज में हमें देखना है। सो लेट अस सी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखो, दिस इज व्हाट द ल्यूमेन, यहाँ पे जो मैंने दिखाया ट्यूबुलर ल्यूमेन, ऊपर में पिट है, आप देख रहे हो, दैट इज एक्सपोज टू योर एक्चुअल ल्यूमेन, है ना। ये स्टोमक है और यहाँ पे हमने देखा इसका ल्यूमेन ये है, और उसके चारों तरफ क्या है, जो सेल्स हैं, ये ल्यूमेन है तो इसके चारों तरफ जो सेल्स है, ये सेल मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक बड़ा सा सेल दिखाया, दिस इज व्हाट पैराइटल सेल, ये वाली पैराइटल सेल। यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है चिफ सेल, यहाँ पे मैंने दिखाया ईसीएल, एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल, यहाँ पे दिखाया है डी सेल, डेल्टा सेल, और यहाँ पे जी सेल, ठीक है। अब हम जानते हैं कि किसका क्या सिक्रेशन है। जी सेल के अंदर में ये जो ग्रैन्युल्स आप देख रहे हो, यहाँ से जो सिक्रेट हो रहे हैं, यहाँ पे जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है उसका नाम क्या है, गैस्ट्रिन, दैट इज वाई जी सेल, गैस्ट्रिन रिलीजिंग सेल। डी सेल, डेल्टा सेल, यहाँ से क्या सिक्रेट हो रहा है, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल, एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल, इसमें से क्या निकलता है, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, ये दोनों का क्या काम है अभी देखना है। चिफ सेल, ये देखो, ये सोमैटोस्टैटिन, गैस्ट्रिन और हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, ये क्या होता है पीछे की तरफ, मतलब अब देखो ये यहाँ पे ये था म्यूकोसल एपिथेलियम, यहाँ से पीछे की तरफ लैमिना प्रोप्रिया की तरफ जाता और ब्लड में जाके दूसरे सेल्स को वो एक्टिवेट कराता, उसका काम अभी देखने वाले हैं। लेकिन ये हो गया एंडोक्राइन पार्ट, लेकिन एक्सोक्राइन में अभी देखो चिफ सेल और पैराइटल सेल, ये दोनों सेल देखो, और म्यूकस सेल से तो म्यूकस निकलता ही है, जिसमें म्यूसिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो पैराइटल सेल से क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ से H+ आयन अंदर आता है ल्यूमेन के अंदर, क्लोराइड आयन भी आता है, मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि पैराइटल सेल के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनते हैं या ल्यूमेन में बनते हैं, ल्यूमेन में बनते हैं, क्योंकि H+ एंड क्लोराइड आयन ये सिक्रेट करता है ल्यूमेन में, राइट। अब चिप सेल क्या करता है, या फिर इसको पेप्टिक जाइमोजेनिक सेल भी हम लोग बोलते हैं, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये सिक्रेट करता है। सो इन्फेंट में हमारा नॉर्मली रहता है प्रोरेनिन एंड ऑल, हमारा एडल्ट में नहीं रहता है। सो पेप्सिनोजेन इज द बेसिक एंजाइम, राइट। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है। देखो यहाँ पे ये जाके रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्लोराइड शिफ्ट वगैरह और कार्बनिक एसिड
जो बफरिंग सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम में इसका कनेक्शन लगने वाला है. सो इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना. वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला H2CO3, कार्बनिक एसिड डिसोसिएट टू फॉर्म H प्लस एंड HCO3 माइनस, दैट इज बाइकार्बोनेट आयन. बाइकार्बोनेट आयन देखो अभी ब्लड के ये जो पोर्शन है ये मैंने दिखाया ब्लड, और ये सेल ये स्टोमक का ल्यूमेन. देखो बाहर की तरफ क्या रहता है, लैमिना प्रोप्रिया रहता है ना, तो ब्लड रहता है. उस तरफ ब्लड वेसल जो कैपिलरीज वगैरह उसको मैं दिखाया यहाँ पे. तो ब्लड में क्या चला गया आपका हाइड्रोक्लोरिक बाइकार्बोनेट आयन, और बदले में क्लोराइड आयन जो नेगेटिव आयन ये अंदर आ गया. यहाँ पे देखो एक्सचेंज हो रहा है, एक प्रोटीन है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एंटीपोर्टर. देखो जब सेल बायोलॉजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप देखोगे तो छोटे छोटे प्रोटीन्स जो रहते हैं इनको बोला जाता है यूनिपोर्टर या फिर एंटीपोर्टर या फिर सिम्पोर्टर. जब दो मॉलिक्यूल्स सिंगल डायरेक्शन में जाते हैं तो सिम्पोर्टर, एक जाता है एक ही डायरेक्शन में तो यूनिपोर्टर, और दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे क्लोराइड अभी अंदर जा रहा है और बाइकार्बोनेट आयन बाहर जा रहा है, यानी ब्लड में जा रहा है और ये सेल के अंदर आ रहा है, तो एक्सचेंज हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में. दिस इज एंटीपोर्टर, क्योंकि यहाँ पे ATP भी लगा रहता है. सो इट इज ए ATPase एंजाइम, राइट. तो आ गया क्लोराइड आयन अंदर जाके, फिर यहाँ पे अंदर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे चैनल है, क्लोराइड चैनल, उसके थ्रू ल्यूमेन में आके क्लोराइड पहुंच गया. नेक्स्ट देखो H प्लस आयन यहाँ से निकला था, H प्लस आयन भी अंदर चला गया ल्यूमेन में, लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है और एक एंटीपोर्टर के साथ. यहाँ पे ATP है एंड दिस इज नोन एज प्रोटॉन पंप. K प्लस H प्लस ATPH, H प्लस अंदर गया और K प्लस बाहर आया. तो पोटेशियम कहाँ से आता है, देखो ब्लड से यहाँ से आया, ट्रैवल किया, ये भी एक्सचेंज होता है और एक एंटीपोर्टर के साथ. यहाँ पे सोडियम पोटेशियम ATPH है ना, Na प्लस बाहर, पोटेशियम अंदर गया, यहाँ चैनल होते हुए पोटेशियम चैनल के थ्रू अंदर ल्यूमेन में गया, फिर वापस यहाँ पे इसका साथ एक्सचेंज हो गया, किसके साथ, प्रोटॉन के साथ, राइट. यहाँ पे सोडियम देखो, फिर यहाँ पे H प्लस आयन के साथ यहाँ पे NaH प्लस ATPH और एक एंटीपोर्टर. बिकॉज ऑफ दिस एक्सचेंज दे कैन मैनेज द आयंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, राइट. ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मेशन बाय द पेराइटल सेल. अब यहाँ पे देखो जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, ठीक है. रिसेप्टर्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, उसके साथ ये सब जो मॉलिक्यूल्स है वो फिट होता है. सपोज ये मैं कैप रख दूं, ये अगर रिसेप्टर है तो ये वाली क्या है आपके हार्मोन्स है या फिर दूसरे सिग्नलिंग एजेंट है जो कि इसके साथ फिक्स होता है, तो अंदर में सिग्नलिंग होता है. ये सिग्नलिंग आप जाके मेडिकल फार्माकोलॉजी MBBS में पढ़ोगे, सेकेंड ईयर में डिटेल पढ़ने वाले हो. इवन एंडोक्राइन सिस्टम है यहाँ पे क्लास 11 में भी आपको थोड़े बहुत कनेक्शन मिलेंगे. साइक्लिक AMP, एडिनिलाइल साइक्लेज, ये जो IP3 डैक पैथवे, आइनोसिटल ट्राइफॉस्फेट एंड डायसाइल ग्लिसरॉल, ये पैथवे, कैल्शियम आयन जैसे कैलमोटलिन बहुत सारे सेकेंडरी मैसेंजर है, मतलब कि एक रिले रेस की तरह ये आयन मॉलिक्यूल्स अपना सिग्नल अंदर देते हैं तो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स होते हैं. तो यहाँ पे रिसेप्टर जो मैकेनिज्म है उसको बोलते हैं हम लोग फार्माकोडायनामिक्स. तो ये डायनामिक इसलिए मैंने बताया था, डायनामिक्स, काइनेटिक्स, काइनेमैटिक्स मतलब क्या, मूवमेंट होता है, मोशंस, तो आप जानते हो काइनेटिक्स, तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, ये सब प्रोसेस है. जब सेल के अंदर जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब पहुंचता है, रिसेप्टर कैसे बिहेव करता है, सेल उसको मॉलिक्यूल्स को लेता है, वो है डायनामिक पार्ट. देखो यहाँ पे अब दिखाऊं मैं, यहाँ पे सोमैटोस्टैटिन, गैस्ट्रिन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, ये सब कैसे काम करते हैं. देखो सबसे बड़ी बात है कि हंगर कहाँ से स्टार्ट होता है, भूख कहाँ से स्टार्ट होता है, दिमाग से. इट हैज़ 3 फेजेस. देखो सिफेलिक फेज जो कि ब्रेन से स्टार्ट होता है, कोई खाना हम लोग देखते हैं, टेस्ट, स्मेल, साइट, तो सिग्नल जाता है, देखो नाक से हो, आंख से हो, सिग्नल गया सेरिब्रम में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से हाइपोथैलेमस, यहाँ पे आता है सिग्नल, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा, वहाँ से देखो हमारा 12 पेयर्स क्रैनियल नर्व्स है, और लुम्बर भी है, थोरेसिक भी है, डिफरेंट रीजन में देखो यहाँ पे है ना. क्रैनियल नर्व 12 पेयर गया है, राइट एंड लेफ्ट. 10th वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, वेगस नर्व, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले भी जिक्र कर चुके हैं हम लोग. फिर यहाँ पे थोरेसिक रीजन में T1 T12 तक ऐसा नर्व्स है यहाँ पे थोरेको, फिर लुम्बर L1 L2 ऐसा है, L5 तक. थोरेकोलुम्बर आउटफ्लो को हम लोग बोलते हैं सिम्पैथेटिक. और क्रैनियोसैक्रल, नीचे जो सैक्रल रीजन है, इनको बोला जाता है पैरा
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये ऑपोजिट काम करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मल काम कराता है, जबकि सिंपैथेटिक एबनॉर्मल कंडीशन में एक्टिवेट होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक का वेगस जो कनेक्शन है, इसका जो ब्रांचेस यहाँ स्टोमक तक पहुँचा है। सो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इनका जो ब्रांचिंग है, नर्व का जितने सारे ब्रांचिंग है आके यहाँ पे फैला हुआ है, माइंट्रिक और मिजनर प्लेक्सस तक पहुँचा है। थ्रू दिस सिग्नल कम्स, वेगस नर्व से आया सिग्नल, आते आते जहाँ पे यहाँ नर्व एंडिंग में माइंट्रिक और मिजनर प्लेक्सस का जो एंडिंग में पहुँचा, इसमें पैरासिम्पैथेटिक का जो नर्व एंडिंग्स, वहाँ पे छोटे छोटे सिनेप्टिक वेसिकल्स रहते हैं जहाँ से निकलता है न्यूरो हार्मोन्स। एक है आपका एसिटिलकोलिन, और भी सुनोगे आप सिंपैथेटिक सिस्टम में, नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, बहुत सारे ऐसे न्यूरो हार्मोन्स हैं, उनका काम है ब्रेन को संभालता है, पेट में भी आता है, बहुत सारे कनेक्टिविटी है। सो न्यूरो हार्मोन्स एसिटिलकोलिन, ACH मैंने शॉर्टली यहाँ पे लिखूँ, एसिटिलकोलिन यहाँ पे आके फिक्स होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, पेरिटल सेल को स्टिम्युलेट करता है, सिग्नलिंग करता है ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो उसको मैं अभी प्लस में दिखाऊँ यहाँ पे, एसिटिलकोलिन, ठीक है, स्टिमुलेट। एसिटिलकोलिन यहाँ पे अगर आए चिफ सेल में तो ये भी इसको स्टिमुलेट करता है, मोर एंड मोर पैप्सिनोजेन बनाएगा, ठीक है। एसिटिलकोलिन यहाँ पे आए किस में, ECL, एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल, तो यहाँ पे भी क्या करेगा, सेरोटोनिन और हिस्टामाइन का सिक्रेशन, मोर एंड मोर हिस्टामाइन सिक्रेट कराएगा यहाँ पे, राइट। बट सेरोटोनिन हैज़ ए इनहिबिटरी इफेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे D सेल, डेल्टा सेल, यहाँ पे एसिटिलकोलिन उल्टा काम करता है, इनहिबिटरी इफेक्ट, नेगेटिव मैंने दिखाया, सोमेटोस्टैटिन को सप्रेस करता है। G सेल को एसिटिलकोलिन क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा बनाता है गैस्ट्रिन। इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि गैस्ट्रिन रिलीज होगा तो फूड डाइजेशन के लिए आगे काम बनेगा। ये गैस्ट्रिन यहाँ से निकला, फिर गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिन ब्लड के थ्रू आके यहाँ पे बैक, यहाँ पे सोचो गैस्ट्रिन यहाँ पे फिक्स हुआ, उसके लिए रिसेप्टर है, तो फिर ये क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मोर एंड मोर यहाँ पे प्रोड्यूस कराएगा। गैस्ट्रिन यहाँ पे आ जाएगा, तो गैस्ट्रिन यहाँ पे आके चिफ सेल को भी स्टिमुलेट कराएगा, तो प्लस इफेक्ट, यानी मोर एंड मोर पैप्सिनोजेन प्रोड्यूस होगा, ताकि मोर पैप्सिनोजेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन के लिए मदद करेगा ल्यूमेन में आके। सो गैस्ट्रिन स्टिमुलेंट है, एसिटिलकोलिन स्टिमुलेंट है। हिस्टामाइन जो रिलीज हुआ कहाँ से, एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल से। हिस्टामाइन, ये भी देखो हिस्टामाइन का रिसेप्टर है, यहाँ पे फिक्स होगा, तो ये भी प्लस इफेक्ट, यानी मोर पैप्सिनोजेन सिक्रेट कराएगा। और यहाँ पे अगर दिखाऊं मैं हिस्टामाइन, तो मोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यहाँ पे सिक्रेट कराएगा। लेकिन सेरोटोनिन जो है ये नेगेटिव इफेक्ट देता है। यहाँ पे अगर सेरोटोनिन में दिखाऊं, सेरोटोनिन नेगेटिव इफेक्ट है, सेरोटोनिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कम कराता है। यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन आए तो भी ये नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली दिस सोमेटोस्टैटिन, पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब देखो स्टोमक के अंदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना बन रहा है, तो पीएच धीरे धीरे क्या होगा, 1.5 तक चला जाएगा, 1.2 तक चला जाएगा, हाईली एसिडिक, बिकॉज गैस्ट्रिक जूस जो रहता है यहाँ, इसका पीएच कितना है, 1.2 to 2.5 रहता है, हाईली एसिडिक कंडीशन, ठीक है। जब 3 के ऊपर जाता है, यहाँ पे सोमेटोस्टैटिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होता है, डी सेल स्टिमुलेट होता है। जब 1.5 के नीचे जाता है, सोमेटोस्टैटिन ज़्यादा जाता है, क्योंकि सोमेटोस्टैटिन इज ए इनहिबिटरी। अगर सोमेटोस्टैटिन यहाँ पे लग जाए तो सोमेटोस्टैटिन क्या करेगा, यहाँ पे रिसेप्टर में लग जाए सोमेटोस्टैटिन, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करेगा, कम कराएगा, ठीक है। यहाँ पे लगे तो कम कराएगा। पीएच के ऊपर डिपेंडेंट है, इट फॉर्म्स ए नेगेटिव फीडबैक लूप। हियर आई हैव शोन सम स्टिमुलेट और स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ एसिटिलकोलिन, गैस्ट्रिन एंड जीआरपी, है ना। ये भी नर्व एंडिंग से आता है। इट इज एक्टिंग लाइक गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड्स, इट इज कॉल्ड एज हिस्टामाइन, ये स्टिमुलेंट है। और पीएच कैसे कंट्रोल किया, अगर 1.5 से नीचे गया तो गैस्ट्रिन को क्या करता है, कम कराता है, अगर 3 से ऊपर जाता है तो गैस्ट्रिन को बढ़ाता है। सो दैट इज हाउ द नेगेटिव फीडबैक लूप इट कंट्रोल्स और रेगुलेट्स द सिक्रेशंस। और इनहिबिटरी में सोमेटोस्टैटिन और सेरोटोनिन, ये दोनों याद रखना। जब फूड का डाइजेशन होगा उसके बाद हम आएंगे इसका जो ड्यूडेनम का इफेक्ट, तो ये आपको समझ में आ गया। आई होप यू एंजॉयड दिस मैकेनिज्म। अगेन यू आर गोइंग टू एंजॉय इन MBBS वंस मोर। अब देखो, इतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पैप्सिनोजेन और बाकी चीज़ें, वाटर, इलेक्ट्राइट मिल के एक जूस स्टोमक के अंदर सीक्रेट होता है। कब होता है, देखो 30% गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस है मिक्सचर ऑफ व्हाट,
water around 99.5%, 0.2 to 0.3% hydrochloric acid, sodium, potassium, magnesium, bicarbonate, sulfate, all this electrolytes, pepsinogen, renin, fluorenin I think, जो inactive form है proenzymes, और पेराइटल सेल से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है उसके साथ और एक फैक्टर निकलता है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, ये भी मिलके आपका टोटल गैस्ट्रिक जूस का कॉम्बिनेशन बनता है। पर डे 1.5 to 2 लीटर अराउंड गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है और वो डाइजेशन में मदद करता है। तो यहाँ पे फूड आ गया कहाँ से, बोलस, इसोफेगस डाउन होके यहाँ पे आ गया, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा, फूड आ जाएगा, फिर फूड के ऊपर क्या होगा, ये सब गैस्ट्रिक जूस एक्ट करेगा, डाइजेशन कराएगा। डाइजेशन इसके बाद देखने वाले हैं। तो सिफेलिक फेज में 30% गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो जाता है। जब हम लोग सोचते हैं समझते हैं, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कहाँ से, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लंगेटा, वेगस नर्व, माइंट्रिक प्लेक्सस होते हुए ये सिग्नलिंग होगा। सो दो कंट्रोल करता है, एक है नर्वस कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल, एसिटाइलकोलिन आके कराता है, दूसरा आपके जितने न्यूरो हार्मोन्स हैं या कुछ लोकल हार्मोन्स हैं, ये मिलके, जैसे देखा हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, सोमैटोस्टैटिन, गैस्ट्रिन, ये आपके कंट्रोल करते हैं। सेरोटोनिन का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, जैसे स्मूथ मसल एंड ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन करता है, मोटिलिटी एंड जो आपके स्पिंक्टर से उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन उसको भी कंट्रोल करता है। आगे आगे बहुत सारे पढ़ने वाले हो। सेरोटोनिन ब्रेन का एक हैप्पी हार्मोन में कंसिडर किया जाता है, हमारा जो मूड स्विंग होता है उसके लिए बहुत सारे इफेक्ट हैं ये सब। न्यूरो हार्मोन्स, नर्वस सिस्टम इज़ वेरी फास्ट। अब देखा हमने यहाँ पे दो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, एक लॉन्ग रिफ्लेक्स, एक शॉर्ट रिफ्लेक्स। जब यहाँ पे स्टोमैक से क्या होता है, एफरेंट या सेंसरी नर्व सिग्नल लेके जाता है ब्रेन तक, मेडुला ऑब्लंगेटा, और वहाँ से एफरेंट में फिर वापस आता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है लॉन्ग। या फिर स्टोमैक से आपका जो सिग्नल है, जो एफरेंट नर्व्स लेके जाता है माइंट्रिक प्लेक्सस तक, और माइंट्रिक प्लेक्सस से फिर वापस आता है, ये शॉर्ट रिफ्लेक्स है। तो ये सिग्नल जाता है और आता है कैसे, एफरेंट में जाता है या सेंसरी में जाता है, मोटर में आता है, वेगस तक जाता है, मेडुला ऑब्लंगेटा तक, तो लॉन्ग रिफ्लेक्स, माइंट्रिक प्लेक्सस से वापस आ जाता है, तो शॉर्ट रिफ्लेक्स है ना। ये कैसे काम करता है, जैसे देखो, पहले सिफेलिक फेज तो हो गया, सेंस जो हमारा स्मेल, टेस्ट, साइट से सिग्नल गया और मोटर वेगल नर्व से आके यहाँ पे माइंट्रिक मेजनर प्लेक्सस स्टिमुलेट हुआ, एसिटाइलकोलिन, ये हार्मोन सीक्रेट हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन, ये सब सीक्रेट हो गया, गैस्ट्रिक जूस बन गया। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस 30% अभी सीक्रेट हो गया। उसके बाद जब खाना इसके अंदर आया, स्टोमक के अंदर आया, भरता गया, डिस्टेंट होगा, ये जो फंडस पार्ट देख रहे हो आप, ये बहुत डिस्टेंट होगा, ये फूलेगा, है ना, बॉडी पार्ट फूलेगा, डिस्टेंट होगा। दैट इज वाई स्टोमैक इज द मोस्ट डिस्टेंडेड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स रहते हैं वॉल में, ये स्ट्रेच होगा तो केमिकल रिसेप्टर्स हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, ये सिग्नल यहाँ से देगा, यहाँ से नर्व सिग्नल जाएगा आपका थ्रू एफरेंट नर्व्स, मे बी अप टू द माइंट्रिक प्लेक्सस, या फिर मेडुला तक जाएगा, मेडुला ऑब्लंगेटा तक, और थ्रू द रिफ्लेक्स फिर मोटर नर्व्स आएगा, मोटर नर्व्स इसको सिग्नलिंग कराएंगे, ये सिक्रेशन और बढ़ता जाएगा। अराउंड 60% ऑफ गैस्ट्रिक जूस अभी गैस्ट्रिक फेज में बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है, मोर एंड मोर गैस्ट्रिन सिक्रेशन होगा बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेच रिसेप्टर एंड फूड फीलिंग इनसाइड द स्टोमैक। ठीक है, तो इसमें एक जो फूड पार्टिकल्स है ना, कुछ कुछ डाइजेस्ट होना चालू हो जाते हैं। सो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंड दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पीएच, ऑल टुगेदर दे स्टिम्युलेट दिस प्रोसेस। ठीक है, मोर एंड मोर गैस्ट्रिन सिक्रेशन, मोर एंड मोर एसिड सिक्रेशन, सो मोर एंड मोर डाइजेशन। एंड इंटेस्टिनल फेज, व्हेन द फूड फ्रॉम द पाइलोरस टू द डियोडेनम इट मूव्स, जब जाएगा तो डियोडेनल फिर वॉल में सिक्रेशन होगा। देयर इज अ रिफ्लेक्स दैट इज कॉल्ड एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट स्टिम्युलेट सिंपैथेटिक सिस्टम, ताकि क्या होगा, यहाँ पे पाइलोरिक कंट्रैक्शन होकर जो जाता होगा उसको कंट्रोल करेगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ पे कंट्रोल होंगे, ताकि धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट में फूड जाएगा डियोडेनम में। अब जो यहाँ पे फूड गैस्ट्रिक कंटेंट के साथ मिक्स हो गया उसको बोलते हैं खाइम। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज खाइम?
the bolus, food bolus, which came to the stomach from the esophagus and mixed with acidic content. तो bolus plus gastric juice is equal to chyme. It's acidic in nature, है ना. और धीरे धीरे ये सेमी लिक्विफाइड हो जाएगा और धीरे धीरे ड्यूडेनम में जाएगा. जब ड्यूडेनम में जाएगा वहाँ पे देखो कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे वैसोएक्टिव एजेंट्स हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन, है ना. यहाँ पे GIP, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, एंट्रोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, ये सब फैक्टर रिलीज होंगे और इसको फिर दे विल गिव अ इनहिबिटरी इफेक्ट. तो गैस्ट्रिक कंटेंट को, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को थोड़ा कम कराएंगे, बट स्टिल क्योंकि कुछ तो एसिडिक कंटेंट होगा उसको 10% अराउंड डाइजेस्ट कराएंगे लास्ट में. सो 3 phases, सिफेलिक, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल फेजेस. नाउ विल सी अबाउट द डाइजेशन. बट लिसन, यहाँ पे और भी कुछ हॉर्मोन्स है, जैसे ग्रेलिन है जो हंगर हॉर्मोन्स है, जो हमारा भूख किसी चीज़ के लिए हम क्रेव करते हैं ना, आइसक्रीम, दिस दैट, सो मेनी चीज, तो ग्रेलिन सीक्रेट होता है. ये स्टोमक में और भी कितने सारे हॉर्मोन्स हैं. लेप्टिन है उसका ऑपोजिट में, मतलब कि भूख कमाने के लिए. ऑबिस्टैटिन जो कि हमको एक सेटिस्फेक्शन देता है, हाँ चलो खा लिया, तृप्त हो जाते हैं, है ना, कुछ खाने के बाद मीठा हो जाए, लाइक दैट. तो ऐसा बहुत सारे हार्मोन है. एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, ये सब जब मनपसंद खाना खाते हैं एंडोर्फिन सीक्रेट होता है. जब एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहाते हैं, सेरोटोनिन, ये जो मूड स्विंग करते हैं ना, डोपामाइन, सेरोटोनिन, इसके ऊपर मैं एक ज़रूर वीडियो बनाऊंगा. और कैसे हमारा ब्रेन में काम करता है, कैसे यहाँ से पेट और दिमाग का कैसे कनेक्शन है, कैसे हम लोग हैप्पी रहते हैं, कभी ये हार्मोन कैसे सीक्रेट होते हैं, इसका बहकाव में कैसे आ जाते हैं हम लोग. और जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा कोई डिसीजन लेता, हमारा इमोशनल ब्रेन या फिर ये जो न्यूरोकेमिकल्स, हाउ दे रिएक्ट. एनीवे, नाउ विल सी द डाइजेशन. डाइजेशन मीन्स व्हाट? डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म. हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, 3 तरह का फूड होते हैं, राइट. मेरा जो पहला वाला वीडियो है वहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है. आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. यू गो थ्रू द बेसिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कॉन्सेप्ट. अब यहाँ पे जो स्टोमक है, स्टोमक में इट इज़ द मेन साइट फॉर प्रोटीन डाइजेशन. प्रोटीन हमारे यहाँ ब्रेकडाउन होता है. तो एक है मैकेनिकल डाइजेशन, जहाँ पे पेरिस्टालसिस होता है, चर्निंग ऑफ द फूड होता है, जो हमने देखा था वॉल था, मस्कुलरिस मिकोसा. फिर जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना, जो सबसे ज़्यादा रोल, वाइटल रोल प्ले करता है ना मैकेनिकल डाइजेशन, जो ओब्लिक मसल्स था, चर्निंग ऑफ द फूड होता है. और जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है और पेप्सिनोजेन अदर एंजाइम्स के साथ मिलके गैस्ट्रिक जूस बनता है. देखो यहाँ पे स्टोमक में, यहाँ पे फूड आया, दिस इज व्हाट बोलस. बोलस एंटर्स इनटू द स्टोमक. फिर क्या हो रहा है, सिपेलिक गैस्ट्रिक फेज में आपका मोर एंड मोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजेन, ये सब सीक्रेट हुआ इन द फॉर्म ऑफ गैस्ट्रिक जूस. फिर फूड और गैस्ट्रिक जूस मिल गया, डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है. देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका pH बना दिया 1.2 to 2.5, हाईली एसिडिक मीडियम. इन दैट द पेप्सिनोजेन, ये जो एंजाइम था इनएक्टिव, इट्स अ प्रो एंजाइम. ये क्या है, प्रो एंजाइम या फिर इनएक्टिव है. अब ये मोती का बंडल की तरह, मोती का माला का जो बंडल की तरह मैं दिखाया था, है ना. प्रोटीन जो पेप्टाइड चेन्स होते हैं आपस में फोल्डेड होके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी प्रोटीन्स बनते हैं, है ना. बायोमोलिकुल्स में डिटेल पढ़ने वाले. सो दिस इज व्हाट द प्रोटीन स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ ऐसा दिखाया हुआ है. ये चेन है पेप्टाइड चेन्स, है ना. और इसके साथ बाकी फंक्शनल ग्रुप्स भी जुड़े हुए हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, इसको ब्रेक करके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को एक्सपोज करता है. सो नाउ दिस इज कॉल्ड एज पेप्सिन. दिस इज द एक्टिव वन. सपोज मैं यहाँ दिखाऊँ, ये वाली पेप्सिनोजेन आप पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट किया, इसको ब्रेक किया, एंड नाउ इट इज रिएक्टिव. इट कैन राइट, मीन्स इट कैन रिएक्ट. दिस पेप्सिन, दिस एक्टिव पेप्सिन विल एक्ट ऑन द प्रोटीन. प्रोटीन के ऊपर ये काम करेगा. सपोज हमारे प्रोटीन, हमने पल्सेस खाया, चिकन, मटन, जो भी आप खा रहे हो, मिल्क खा रहे हो, प्रोटीन्स आपको मिल रहे हैं, और उस प्रोटीन के ऊपर ये टूट पड़ेगा, कौन, पेप्सिन. अब फिर रिएक्शन के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे. देखो ये हो जाएंगे प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स. प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, ये छोटे छोटे इसके फ्रैगमेंट्स हैं. इसमें क्या है, पेप्टाइड चेन भी है और कुछ दूसरे फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए रहते हैं. इट्स अ डिराइव प्रोटीन, प्रोटीजेस एंड पेप्टोन्स. ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, ये आगे जाके और टूटने वाला है. आगे डियोडेनम, इलियम में जाएगा, फर्दर डाइजेशन होगा, देन इट हैज़ इट्स एब्जॉर्प्शन.
तो कुछ पेप्टाइड्स भी शायद बनेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट ये पेप्सिन का स्टोरी। नेक्स्ट है प्रोरेनिन। अब हमारा जो चिप पेप्टिक सेल वो प्रोरेनिन सीक्रेट कर रहा था, वो भी इनएक्टिव था। इट्स ए प्रो एंजाइम और इनएक्टिव ऑन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको एक्टिव बनाएगा, है ना। तो एक्टिव बन जाएगा रेनिन। देखो RENNIN, एक RENIN है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रैस बोलते हैं, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ने वाले हैं, राइट। ये रेनिन RENNIN, रेनिन क्या करता है, मिल्क प्रोटीन पे काम करता है। ये मिल्क प्रोटीन है, इसका नाम है कैसिनोजेन। इट्स ए सॉलेबल, वाटर सॉलेबल, और इसको इनसॉलेबल बनाता है, कैसिन में कन्वर्ट कराता है। सपोज ये है कैसिन प्रोटीन है, इसके ऊपर आपके जो रेनिन है ये काम करते हुए इसको बनाएगा पैराकेसिन। पैराकेसिन क्या है, कैसिन देखो यहाँ पे पैराकेसिन, ये मैंने कैसिन को यहाँ पे पैराकेसिन यूँ दिखाया है। सो दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। माइसल्स बोलते हैं हम लोग, मिसल्स बोलते हैं या माइसल्स बोलते हैं, जो भी बोलो। इसमें हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स सब मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए रहते हैं। और यहाँ पे देखो कुछ नेगेटिव आयंस का एक्सपोजर और लूज करेगा, यहाँ पे स्पेस बनेंगे। और यहाँ पे कैल्शियम, देखो कैल्शियम यहाँ पे मैंने ऐड कराया कैल्शियम। सो कैल्शियम मिलते हुए इनको ना ये एग्रीगेशन बनाएगा, ये सब ग्रुप बन जाएंगे और ये कर्ड बन जाएगा। तो पहले था मिल्क हमारा, अभी मिल्क क्या हो गया, दही बन गया, कर्ड बन गया। एंड दैट इज वाई द रेनिन इज नोन एज कर्डलिंग एंजाइम, कर्ड बनाता है। इसको काइमोसिन भी बोला जाता है। अदर नेम ऑफ रेनिन इज काइमोसिन, ठीक है। लेकिन ये इन्फेंट में, छोटा बच्चे में ही मिलता है, एडल्ट में नहीं होता है। द गैस्ट्रिक लाइपेस, द थर्ड एंजाइम विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पेप्टिक सेल। हमारा जो पेप्टिक या जाइमोजेनिक या फिर चिप सेल, यहाँ से ये एंजाइम्स निकलते हैं। तो लाइपेज क्या करता है, लिपिड को तोड़ने वाला लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीएज एंजाइम। तो ये लाइपेज यहाँ पे इतना एक्टिव नहीं रहता, इट्स अ माइल्ड वन। व्हाई, इट नीड्स ऑप्टिमम पीएच ऑफ 3 to 6 अराउंड, बट हमारा एसिडिक पीएच तो 1.2 से 2.5 अराउंड रहता है, हाईली एसिडिक रहता है, यहाँ पे इनएक्टिव रहता है। सो मोस्टली इन द इन्फेंट we can get this one. Now come down to the absorption. अभी तो खाना डाइजेस्ट हो गया, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। ये तो डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होना मुश्किल है। लेकिन स्टोमक के वॉल से क्या क्या एब्जॉर्प्शन होते हैं, थोड़े अमाउंट को वाटर हो जाते हैं। एनसीईआरटी लाइन स्ट्रेट अवे, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि इसका परमेबिलिटी जो वॉल का रहता है बहुत कम रहता है उसके लिए। और क्योंकि इसमें कोई ट्रांसपोर्ट स्पेशल एटीपी ओरिएंटेड एंड जो इंटेस्टाइन में हमें मिलता है मैकेनिज्म, वो इतना नहीं रहता है। और सबसे ज़्यादा जो म्यूकस रहता है, क्योंकि एसिड हैज़ करोसिव एक्शन, तो स्टोमक का वॉल को म्यूकोसल वॉल को डैमेज ना हो जाए, उसके लिए म्यूकस पूरा भर के रहता है, जेली जैम की तरह ये पूरा लेयर बन के रहता है ना। तब इसका एब्जॉर्प्शन साइड इतना खुलता नहीं है, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट का एक्सपोजर कम रहता है। सो दिस आर ऑल लैकिंग ऑफ स्टोमक वॉल। एनीवे, कुछ फैटी एसिड, अल्कोहल, एस्पिरिन लाइक ड्रग्स, ये यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाते हैं, यानी ब्लड को मूव हो जाता है। एब्जॉर्प्शन क्या है कि स्टोमक का जो ल्यूमेन है, स्टोमक का ल्यूमेन से इसका जो एपिथेलियल लेयर को क्रॉस करते हुए यहाँ पे क्या जाएगा, लैमिना प्रोप्रिया, फिर सबमिकोसा। ये अब के क्या होगा, यहाँ पे ना जो ब्लड कैपिलरीज है उसके अंदर, ब्लड के अंदर घुस जाएगा। दैट इज व्हाट एब्जॉर्प्शन। डिस्कस अबाउट टू इंपॉर्टेंट डिजीजेस रिलेटिंग टू योर स्टोमक, वोमिटिंग एंड पेप्टिक अल्सर। वैसे तो बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम का डिजीजेस है, लेटर पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस। व्हाट इज वोमिटिंग? इट्स ए फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ योर गैस्ट्रिक कंटेंट, मतलब स्टोमक का अंदर में जो खाना है अभी वो सडनली बाहर आ जाएगा माउथ के थ्रू, बिकॉज ऑफ डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल कंट्रैक्शन। और इसका कंट्रोलिंग कहाँ से होता है, CTZ, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। यहाँ ब्रेन के अंदर जो होता है ना, मेडुला ऑब्लोंगाटा, हाइंड ब्रेन के अंदर, वहाँ पे ये रहता है। तो सिग्नलिंग यहाँ से कुछ भी हमारा कुछ डिस्ट्रेस होता है, टॉक्सिसिटी होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, इन्फेक्शन होता है, बाय मीन्स ऑफ मेनी थिंग्स हियर द रिसेप्टर्स, केमिकल रिसेप्टर्स यहाँ से सिग्नल देते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा तक। और वो CTZ सेंटर यहाँ पे क्या करता है, उसको नर्वस कंट्रोल से यहाँ से आपका कंट्रैक्शन कराता है मसल्स, और सडनली बाहर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड वोमिटिंग। एक्यूट होता है, क्रॉनिक होता है जब ज़्यादा, 1 महीने से ज़्यादा या फिर
लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म विद इन अ वीक, शॉर्ट टर्म के लिए एक्यूट होता है, सडनली होता है, क्रॉनिक तो लॉन्ग टर्म के लिए, उसका मोटिलिटी का न्यूरो डिसऑर्डर, प्रेगनेंसी, सो मेनी कॉजेस आर देयर। एनीवे, नाउ कम डाउन टू पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर। अल्सर क्या होता है, जहाँ पे हमारा पेट के अंदर देखो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन ये सीक्रेट होते हैं, गैस्ट्रिन रिलीज कराता है मोर एंड मोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब यहाँ पे भर जाता है। वैसे तो यहाँ पे लाइनिंग जो होता है म्यूकोसल लाइनिंग अंदर का, वहाँ पे म्यूकस भरे रहते हैं, है ना, न्यूट्रलाइज करते हैं, एसिड का करोसिव एक्शन से जो म्यूकोसा डैमेज होने का चांसेस है उसको बचाते हैं। बट स्टिल मोर एंड मोर गैस्ट्रिन सिक्रेशन, एसिड सिक्रेशन होता है, तो फिर क्या करता है, इसको थोड़े थोड़े यहाँ पे ऐसा रेड कलर का अल्सर, है ना, हो जाते हैं। तो इसमें पेन भी होता है, दर्द भी होता है, हीलिंग होने के लिए टाइम लगता है, और मोर एंड मोर गैस्ट्रिन एचसीएल पेप्सिन का ये कंडीशन मे बी कॉज बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और दूसरा रीज़न है ड्रग जैसे NSAID बोलते हैं हम लोग, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, आइबुप्रोफेन, है ना, निमेसुलाइड, सो मेनी आर they are also causing more and more acid secretion, and that may lead to peptic ulcer. In the worst condition, it may lead to Zollinger-Ellison syndrome and gastrinoma, cancer हो जाता है। Gastritis, itis जब लगता है तो inflammation, तो this also leads to gastritis, enterogastritis, duodenum और gastric में inflammation हो जाता है, right? Mechanical digestion में churning of the food हो गया, peristalsis, है ना, जो मूवमेंट होते हैं, चर्निंग ऑफ द फूड मोस्टली बोलते हैं हम लोग स्टोमक के अंदर। फिर केमिकल डाइजेशन में हमने देखा पेप्सिन का और रेनिन का, गैस्ट्रिक लाइपेज, एक्चुअली ये लोग इन्फेंट में काम करते हैं, रेनिन, और ये मैक्सिमम पेप्सिन ही काम करता है, प्रोटीन डाइजेशन करता है, राइट। और गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका बहुत सारे फंक्शन है, मोस्टली क्वेश्चन उसमें आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हमने जब देखा है ना गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को किल करता है, फूड को सॉफ्ट बना देता है और डीनेचर कराता है। डीनेचर इज़ व्हाट, जो मैंने बोला था मोती का माला की तरह जो बंडल प्रोटीन था उसको ना अनफोल्ड कर देता है, ताकि प्रोटीएज, या फिर यहाँ पे प्रोटीएज कौन है, पेप्सिनोजेन, एक्टिव होने के बाद पेप्सिन, तो पेप्सिन काम करता है उसके ऊपर। सो डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन ये कराता है। स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज काम करता है इसोफेगस से जब आता है, मैंने जब माउथ में, तो सलाइवरी एमाइलेज काम करता है, उसका एक्शन को बंद करता है, क्योंकि उसका pH 6.8 अराउंड में काम करता है, लेकिन यहाँ पे तो एसिडिक pH है, राइट। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये एक्टिवेट कराता है किसको, पेप्सिनोजेन से पेप्सिन, प्रोरेनिन से रेनिन, राइट। ये सब इंपॉर्टेंट काम है। एक छोटा सा स्टफ बताना चाहता हूँ, जो रूमिनेंट्स हैं, काउज एंड बफेलोज, उसमें ना कंपाउंड स्टोमैक होता है। क्यों कंपाउंड स्टोमैक, देखो उसका स्टोमैक जो ना ऐसा कुछ 3-4 चैम्बर्स में बटा हुआ रहता है। पहला वाला देखो छोटा वाला रेटिकुलम रहता है, उसके नीचे बड़ा सा र्यूमेन रहता है, ओमैसम, एबोमैसम, 4 ऐसा रहता है। रेटिकुलम और र्यूमेन में क्या रहता है, जब फूड आता है वो लोग ना घास वास जो ग्रीन खाते हैं ना घास, उसमें सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उसके पास सेल्यूलेज एंजाइम चाहिए, जो कि यहाँ पे वो बैक्टीरिया को हार्बर कराता है। सो एक बैक्टीरिया है, नाम क्या है, र्यूमिनोकोकस, दे आर गेटिंग हार्बर्ड इनसाइड दिस, सो दैट वो लोग च्यू करता है, फिर लेके जाते हैं र्यूमेन में, स्टोर करते हैं, फिर दोबारा लाते हैं, फिर च्यू करते हैं, और यहाँ पे सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम ये बैक्टीरिया बनाता है। और ओमैसम क्या करता है, वाटर बाइकार्बोनेट्स ये इसको एब्जॉर्ब कराता है। एंड द ट्रू स्टोमैक इज योर एबोमैसम, व्हाई, दे सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस। ट्रू स्टोमक कब बोलते हैं, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर जो गैस्ट्रिक जूस हमारे जो पेप्सिनोजेन, पेप्सिन सीक्रेट करते हैं ना, तो फिर उसको ट्रू स्टोमक बोला जाता है। ये एक छोटा सा स्टेप है। लेट अस सी सम क्वेश्चंस। देखो नीट 2016 का क्वेश्चंस, सेल्स सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा, पैराइटल सेल, एसिडिक सेल, चीफ सेल, सोचो इसको बेसिक बोल देते हैं, बेसिक सेल। सो विच वन इज द आंसर, पैराइटल सेल या फिर ऑक्सेंटिक सेल। इतना सारा हमने पढ़ा है, पैराइटल सेल, ऑक्सेंटिक सेल, कैसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सिक्रेशन। गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प्स इन एरिथ्रोपोइसिस। अब इसका मैंने नहीं बताया था, क्या है उसका आंसर, देखो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ
पैराइटल सेल और एक चीज सीक्रेट करता है, क्या है नाम उसका? इंट्रिंसिक फैक्टर। इसको बोलते हैं कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइको स्टैंड्स फॉर कार्बोहाइड्रेट पोर्शन, प्रोटीन के साथ ये जुड़ा रहता है कार्बोहाइड्रेट पार्ट, तो इससे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन इंट्रिंसिक फैक्टर। ये क्या करता है? विटामिन B12 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको प्रोटेक्ट करता है और इसको लेके जाता है आगे ड्यूडेनम इलियम तक। इलियम में इसका एब्जॉर्प्शन होता है, किसका? विटामिन B12 का। अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर ना रहे, कहाँ से निकलता है? प्रीटी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, पैराइटल सेल और ऑक्सेंटिक सेल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर भी सीक्रेट होता है और ये विटामिन B12 के साथ मिक्स होके, कंबाइन होके इलियम में जाके एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में चला जाता है। और विटामिन B12 का बहुत सारा काम है, DNA सिंथेसिस से लेके बहुत सारे फंक्शंस, जैसे एरिथ्रोपोइसिस, RBC जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है उसका फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर ये नहीं रहे तो विटामिन B12 नहीं रहेगा, अगर वो नहीं रहे तो एरिथ्रोपोइसिस नहीं रहेगा, माने RBC नहीं बनेगा, तो एनीमिया होता है, पर्निशियस एनीमिया। ये जाके सर्कुलेटरी सिस्टम में वंस अगेन हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प्स इन द एरिथ्रोपोइसिस। कौन सा सेल? पैराइटल सेल। पैराइटल सेल में क्या होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है और ये विटामिन B12 का एब्जॉर्ब कराता है, विच इज इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर एरिथ्रोपोइसिस। नेक्स्ट, इन्फेंट गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स, क्या क्या रहता है इन्फेंट में? जानते हैं हम लोग, क्या है? देखो आंसर क्या होगा? न्यूक्लियस नहीं, यहाँ से तो कट गया, छोड़ो। अब यहाँ चले, रेनिन लगता है बट पेप्सिनोजन नहीं होगा, यहाँ पे एमाइलेस, ये नहीं होगा, कौन सा होगा फिर? सोचो, बहुत इजी है। ये होगा मैल्टेज, नो। ये होगा रेनिन, तो लगता है, हाँ यार रेनिन लगता है, रेनिन तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। फिर लाइपेज, हाँ गैस्ट्रिक लाइपेज, रेनिन। और पेप्सिनोजन, यहाँ पे एमाइलेज, एमाइलेज तो बिल्कुल नहीं है। न्यूक्लियस यहाँ पे कट गया, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? पेप्सिनोजन, रेनिन और लाइपेज, तो ये वाली होगी, राइट। क्योंकि जो रेनिन होता है तो इन्फेंट में हमारा रहता है, गैस्ट्रिक लाइपेज, और पेप्सिनोजन तो रहेगा ही है, ये तो कॉमन है ना, गैस्ट्रिक जूस में रहता है। फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है ढूंढना है। गैस्ट्रिक जूस स्टॉप्स द एक्शन ऑफ टाइलिन एंड कंटेन्स 99.5% वाटर, ठीक है, ये तो करेक्ट है। टाइलिन का एक्शन, टाइलिन मीन्स सेलेब्री एमाइलेज। सेलेब्री एमाइलेज का काम माउथ कैविटी से होके नीचे इसोफेगस तक जाता है, फिर जब स्टोमक में जाता है एसिडिक कंटेंट बनता है, pH रिड्यूस होता है, तो बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक जूस, और ये इसका सेलेब्री एमाइलेज का काम को बंद कर देता है। सो इट्स अ राइट स्टेटमेंट, इट्स नॉट ए रॉन्ग स्टेटमेंट, इट्स अ राइट स्टेटमेंट। देन टेम्पररी रिंकल्स ऑफ द म्यूकोसा आर रुगे। रुगेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो देखा था स्टोमक का जो म्यूकोसा था, इनर वाला एपिथेलियम, फिर लैमिना प्रोप्रिया और बाहर वाला मस्कुलरिस म्यूकोसा, ये पूरा का पूरा म्यूकोसा एक फोल्डिंग, ये देखो लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग, देखा ये फोल्ड है, लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग्स, ट्रांसवर्स काटेंगे तो यूँ दिखता है। ये लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग टेम्पररी रहता है, जब खाना भर जाता है तो ये स्प्रेड हो जाता है और रहता नहीं है। इट्स अ टेम्पररी रिंकल्स, लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग्स ऑफ म्यूकोसा का लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग्स टेम्पररी रहता है और इसको ही हम लोग बोलते हैं रुगे। सो इट्स ए राइट स्टेटमेंट। Gastric secretion is controlled by vagus and argentafin cell. It's again a right statement. Gastric secretion is controlled by vagus and argentafin cell. हमें पता है vagus, vagal reflex देखा था हमने, 10th cranial nerves। argentafin cell क्या है? enteroendocrine cells, इसमें D cell, G cell आपका, और क्या enterochromaffin like cell। ये क्या करते हैं? सिक्रेट करते हैं ना, सोमेटोस्टैटिन, गैस्ट्रिन और हिस्टामाइन, सेरोटोनिन मिलके ये लोग क्या करते हैं? गैस्ट्रिक सेक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। सो इट्स अ राइट स्टेटमेंट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड इन द पेराइटल सेल। इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेराइटल सेल से निकलता है क्या? H+ और Cl- आयन निकलता है, ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। सो इट इज द राइट आंसर, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट। फाइंड द राइट सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? कौन सा राइट? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर ट्यूबुलर कॉइल्ड ब्रांच्ड इन्वेजिनेशन ऑफ
mucosal epithelium in the lamina propria. It's a right statement, right? ऐसा ही है ना, देखा था हमने, ये जो म्यूकोसा एपिथेलियम है वो लेमिना प्रोप्रिया की तरफ ऐसा फोल्डिंग होके हमारा ट्यूबुलर ग्लैंड बन रहा था जिसको हम लोग बोलते थे गैस्ट्रिक ग्लैंड. सो इट्स अ राइट स्टेटमेंट. columnar epithelium is modified to gastric gland. Yes, true. Basically columnar epithelium रहता है कहाँ पे, mucosal epithelium में, and they are modified to form D cell, G cell, ECL cell. These are all argentophin cell. Then parietal cell which is secreting hydrochloric acid, and chief cell or the peptic cell which secretes what, pepsinogen. तो this is also right sentence. ये दोनों right sentence है. Meissner plexus is present in muscularis. मस्कुलरिस में मेजनर प्लेक्सस नहीं रहता है, ये सब म्यूकोसा में रहता है. मस्कुलरिस में कौन रहता है, माइंटरिक प्लेक्सस रहता है और ऑर्बिच प्लेक्सस. सो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सो आंसर विल बी डी, ए एंड बी, राइट. शायद वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा लेकिन आपको बहुत फ़ायदे होंगे अगर कंटिन्यूसली आप देखोगे. आई हैव गिवन माई लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो गो थ्रू ऑल इन द सीक्वेंस one after another, video number 1, 2, 3, so that you can get a complete understanding. So please like, share, subscribe, and please keep loving me, encouraging me. And in the next video we are going to discuss about the duodenum. और एक चीज़ थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, देखो जो सेरोटोनिन, जो एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, ऐसे बहुत सारे हार्मोन जैसे हिस्टामाइन आपने देखा. सो मोस्टली डोपामिन, सेरोटोनिन ये मूड स्विंग कराता है, उसको बैलेंस कराता है. ये ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स में न्यूरोकेमिकल्स सीक्रेट होते हैं, नर्व सिग्नल को बैलेंस करते हैं, तभी हमारा कॉन्शियस जो सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल होते हैं, हम लोग एक काम पे फोकस करते हैं. अगर कभी खुश होते हैं तो ये हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन. जब एक्सरसाइज करते हैं ये निकलते हैं. डोपामाइन, जब हम लोग खुश होते हैं, कोई काम करते हैं, आगे सक्सेस मिलता है तो डोपामाइन सीक्रेट होता है. ये सब बैलेंस होना चाहिए. सो मेनी थिंग्स. आई विल मेक वीडियोज़ about this to make you more focused, to crack the NEET, and to get your dream comes true. Till then, Jai Jagannath.